हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 8 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आगे वहाँ पर रेन भी आ जाता है, तो रेन जिया को कहता है भाभी आप यहाँ पर अकेली कैसे रहेंगी। तो जिया कहती है मैं मैनेज कर लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अपने भाई का ख्याल रखना, ठीक है। तो रेन कहता है ठीक है, और रेन अपनी भाभी को कुछ पैसे देता है ताकि वो खर्च कर सके, पर जिया लेने से मना कर देती है और कहती है मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं उससे अपना गुजारा कर लूंगी, तुम मेरी टेंशन मत लो, ठीक है। आगे जैन यान को पूरी बात बताता है, तो यान ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है जिया सच में कुछ भी नहीं लेना चाहती। तो जैन कहता है उसने मना कर दिया, वो कुछ भी नहीं लेगी। तो बेचारा यान जिया के लिए चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता, तो वो जैन से एक हेल्प मांगता है और कहता है अगर जिया को फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज उसकी हेल्प करना। तो जैन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम जिया से प्यार तो नहीं करने लगे, क्या तुम साव को धोखा दे रहे हो। तो यान कहता है मैंने साव से जो वादा किया है मैं उसे जरूर निभाऊंगा, लेकिन मैं जिया को भी इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता, प्लीज मेरी इतनी हेल्प कर देना। तो जैन बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। आगे यान और जिया का भी डाइवोर्स हो जाता है और यान को देखकर नहीं लगता कि उसे जरा सी भी खुशी है जिया से डाइवोर्स लेकर। आगे यान घर आता है, जब साव को पता चलता है कि उन दोनों का डाइवोर्स हो गया है तो वो फूले नहीं समाती और यान को कहती है चलो आज हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। तो यान कहता है तुम खुशी मनाओगी हम दोनों के डाइवोर्स पर। तो साव बात को टाल देती है और कहती है चलो ना आज हम लोग डिनर पर चलते हैं। तो यान कहता है ठीक है। इधर मैं भी जिया को मनाने की बहुत कोशिश करती है और उसकी मेहनत रंग भी लाती है और जिया मान जाती है। आगे वो दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, तो यान साव के साथ उस तरह खुश नहीं होता जैसे वो पहले हुआ करता, और वो बहुत ही बुझा बुझा रहता है साव के साथ कि तभी उसे जिया का कॉल आता है। तो जैसे ही जिया का कॉल आता है तो यान के चेहरे बहुत लंबी स्माइल आ जाती है और यान जिया को मिलने के लिए बुलाती है। तो वो अपना डिनर छोड़कर जिया से मिलने के लिए जाता है। तो जिया कहती है अनजाने में तुम्हारे पापा का बैग मेरे पास लेकर आ गया, उसे लगा होगा कि ये बैग मेरा है, मैं यही रिटर्न करना चाहती थी। तो यान जिया से बात करने के नए नए बहाने ढूंढता है और उसके साथ हंसता है। इधर साव भी यान का पीछा करती है। साव उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह जल के भून रही होती है। आगे यान अपनी पुरानी यादें देख रहा होता है, तो उसमें सिर्फ वो जिया का ही जिक्र करता है। तो साव को जिया का नाम सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे जिया इंटरव्यू देने के लिए जाती है, तो पहले वो कुछ जगह से रिजेक्ट तो होती है, लेकिन एक जगह वो पास हो जाती है। तो जिया को एक सेक्रेटरी की जॉब मिलती है और जिया किसी और की सेक्रेटरी नहीं बल्कि जैन की सेक्रेटरी होती है। तो जिया जैसे ही जैन को देखती है तो वो पूरी तरह चौंक जाती है। तो जैन जिया का इंटरव्यू लेता है और उस पर जरा सी भी रहम नहीं दिखाता और उससे बहुत ही कड़वे कड़वे सवाल पूछता है और उसकी इंसल्ट भी करता है। तो जिया कहती है तुम जैसे खड़ूस बॉस के साथ काम करने से अच्छा है तो मैं ये जॉब ही छोड़ दूं, और जिया उसकी जॉब को ठुकराकर वहाँ से चली जाती है। और बाहर जाकर जिया जैन को खूब गालियाँ देती है और जैन ये सब सुन रहा होता है क्योंकि वो जिया के पीछे पीछे आ रहा होता है, क्योंकि जिया अपना फोन ऑफिस में ही भूल गई होती है और जैन उसे देने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो जिया जैसे ही जैन को देखती तो वो कहती है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो जैन कहता है मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें तुम्हारा फोन देने आया था और मैंने वो सारी बातें सुनी जो तुमने मुझे कही थी, जितनी सारी गालियां दी ना वो सारी मैंने सुन ली। तो जिया कहती है सुन ली तो क्या हुआ, तुम वो सारे हो, और जिया उसे और सुनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे जिया थक हार कर घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में चोरी हो गई है और उसके सारे पैसे भी गायब हैं। तो बेचारी जिया पूरी तरह परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ पर मकान मालकिन आ जाती है। तो जिया उसे पूरी बात बताती है, तो वो मकान मालकिन उल्टा जिया पर ही इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। तो बेचारी जिया के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता और न ही वो अपने दोस्तों को कॉल करके परेशान करना चाहती है। तो वो जैन के ऑफिस के बाहर ही जाकर डेरा लगा देती है और अपनी रात गुजारती है। अगली सुबह जब जैन ऑफिस आता है और जिया की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और जिया को काम पर रख लेता है। लेकिन उस पर भी जैन एक शर्त लगाता है और कहता है अगर 3 महीनों में तुम्हारा काम अच्छा रहा और तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तभी मैं तुम्हें परमानेंट जॉब दूंगा, वरना मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दूंगा, इसलिए अच्छे से काम करना, समझी। तो जिया कहती है मैं पूरी मेहनत करूंगी। इधर साव पर जिया का भूत इस तरह सवार होता है कि उसे हर जगह जिया ही दिखती है और बेचारी जिया को देखकर पूरी तरह पगला जाती है और वो अपने आप को समझाती है कि वो जिया की तरह बन के दिखाएगी और वो सबका ख्याल रखेगी और वो यान के साथ खुश रहेगी। इधर यान भी साव के ऐसे बिहेवियर को नोटिस करता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो साव को शांत रखने की कोशिश करता है। अपनी लाइफ को सुधारने में लगी हुई होती है और वो यान को भुलाने की भी कोशिश करती है, पर वो यान को पूरी तरह नहीं भुला पाती। इधर यान जिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जिया उसे इग्नोर करती है क्योंकि जिया को लगता है कि अगर वो यान के पास दोबारा गई तो वो यान से फिर से प्यार करने लगेगी और वो यान से दूर नहीं जा पाएगी।
पर इन दोनों की किस्मत को इन दोनों का दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। इसलिए इन दोनों की किस्मत हमेशा इन दोनों को एक दूसरे से ही टकराती रहती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते रहते हैं। आगे वो दोनों एक केस के सिलसिले में एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस चक्कर में यान का फोन जिया से एक्सचेंज हो जाता है। पर यान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो जिया उसे अलविदा कहकर जा ही रही होती है कि तभी उसके पैर में मोच आ जाती है। तो यान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। तो जिया अपना ट्रीटमेंट करवाकर जाने लगती है। तो यान कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो जिया कहती है कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, तुम्हें घर जाना चाहिए। साओ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए, क्योंकि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब तुम ऑफिस से लेट आते थे तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती थी ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, पर तुम हमेशा काम में बिजी रहते थे, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी कह नहीं पाती थी। लेकिन साओ को इंतजार मत करवाओ, वो तुमसे प्यार करती है और तुम भी उससे प्यार करते हो, इसलिए तुम साओ का अच्छे से ख्याल रखना। और जिया ये कहकर वहाँ तो यान को जिया के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे जिया जा रही होती है कि तभी यान के फोन पर साओ का कॉल आता है और जिया अनजाने में अपना फोन समझकर उसे उठा लेती है, लेकिन वो तुरंत ही कॉल कट कर देती है। पर साओ को समझ में आ जाता है कि यान जिया के साथ था। आगे यान घर आता है तो साओ यान का अच्छे से वेलकम करती है और उसका आज का दिन कैसा बीता इस बारे में पूछती है और अपनी बातों को गोल मोल घुमाकर यान से इस बारे में जानने की कोशिश करती है कि वो आज जिया से मिला था क्या नहीं। तो यान भी साओ को कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि वो काम में बिजी था इसलिए वो लेट आया। तो साओ को ये बात सुनकर तो बहुत ही मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, पर वो यान के सामने जाहिर नहीं करती। इधर जिया रैन को बुलाकर उसे यान का फोन देती है और कहती है यान को ये फोन दे देना। तो रैन कहता है अभी भी आप दोनों मिल रहे हो ना, आप दोनों का डाइवोर्स भी हो गया, फिर भी आप लोग चोरी छुपे मिल रहे हो, क्या आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है? तो जिया कहती है बकवास बातें करना बंद करो, हम लोग बस एक एक्सीडेंट की वजह से मिल गए थे, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, तुम ये फोन दे देना ठीक है। और हाँ, इस बारे में साओ को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए ठीक है। तो रैन कहता है ठीक है और रैन वहाँ से चला जाता है। आगे रैन यान को वो फोन देता है और कहता है मुझे पता है कि आप साओ के साथ खुश नहीं हो, आप अभी भी भाभी को मिस कर रहे हो ना, अगर आप भाभी को मिस कर रहे हो तो फिर आप दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? तो यान कहता है अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्लीज इस तरह बात मत करो, अगर साओ ने कुछ भी सुन लिया तो बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा। तो बेचारा रैन कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आगे साओ उस घर से इतना ऑब्सेस हो जाती है कि उसे हर जगह जिया ही दिखती है। तो साओ सारा सामान कचरे के डब्बे में फेंक देती है और वहाँ से जिया की हर निशानी को मिटाने लगती है और बिल्कुल एक साइको की तरह पेश आने लगती है। जब यान साओ को इस हालत में देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो साओ यान के सामने रोने लगती है और कहती है मुझे इन सारे सामानों से डर लग रहा है, मुझे इन सारे सामानों से जिया की याद आती है और मुझे लगता है कि मैं उसकी तरह कभी भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार पाऊंगी, मुझे इन सब से डर लग रहा है, मेरा बस कर रहा है कि मैं इन सबको फेंक डालूं। मैं क्या पागलों वाली हरकत कर रही हूँ ना, मैं पागल हो गई हूँ, तुम्हें भी लगता है ना कि मैं पागल हो गई हूँ? तो यान साओ की ऐसी हरकत देखकर तो पूरी तरह हैरान होता है और साओ को शांत करता है और कहता है चलो हम इस घर से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। आगे यान साओ की खुशी के लिए वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। आगे जिया अपने घर का सामान खरीद रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात साओ से हो जाती है। तो जिया साओ की शॉपिंग देखती है तो वो कहती है तुमने जो भी सामान खरीदा है वो यान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जिया यान का फेवरेट सामान उसके ट्रॉली में रख देती है और वो ये काम करके वहाँ से जाने लगती है। तो साओ कहती है मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखा सकती हो? यान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे उसके पसंद का खाना बनाना सिखा सकती हो? तो जिया जैसे ये सब सुनती है तो वो पूरी तरह नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। आगे मई को जिया पूरी बात बताती है तो मई कहती है तुम वहाँ से क्यों भाग आई, तुमने कोई पाप थोड़ी किया है, उस साओ की बच्ची ने तुम्हारी खुशियाँ छीन ली, तुम्हारा पति भी छीन लिया, अब वो तुम्हारी कुकिंग भी छीनना चाहती है, अगर मैं वहाँ होती तो उसे मुंह तोड़ जवाब देती। आगे साओ यान के करीब जाने की कोशिश करती है पर यान उससे दूर भागने की कोशिश करता है क्योंकि यान साओ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होता। पर साओ अपने प्यार का दबाव उस पर डालती रहती है पर यान कुछ कह भी नहीं पाता। इधर दूसरी तरफ जैन बीमार हो जाता है तो जिया उसकी देखभाल करती है और इसी चक्कर में साओ को पता चल जाता है कि जिया जैन के साथ काम करती है। पर मई को लगता है कि अभी भी जिया और यान का रिश्ता फिर से संभल सकता है, उन दोनों के बीच फिर से प्यार के फूल खिल सकते हैं क्योंकि उन दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए प्यार दिखता है। तो मई एक प्लान बनाती है और वो जिया से यान के लिए खाना बनाकर खुद यान के ऑफिस जाती है उसे पार्सल करने के लिए,
ताकि उन दोनों की फिर से सुलह हो सके और उन दोनों के बीच फिर से प्यार के फूल खिलने लगे। आगे साओ भी यान के साथ डिनर करने के लिए आती है तो उसकी नजर उसी पैनकेक पर पड़ती है। तो वो मैगी से पूछती है कि ये पैनकेक कौन लेकर आया। तो मैगी जैसे ये बात बताती है कि ये जिया लेकर आई है, साओ का गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। तो वो मैगी से पूछती है यान कहाँ पर है, मुझे बताओ। तो मैगी उसे यान का एड्रेस दे देती है। तो साओ यान से मिलने के लिए वहाँ पर जाती है। तो वहाँ पर पता चलता है कि यान जिया के साथ उस क्लाइंट से मिलने के लिए आया था और उसने जिया को अपनी वाइफ बताया था। तो साओ जैसे ये सुनती है कि यान ने जिया को अपनी वाइफ बताया था, उसका तो पारा पूरी तरह गर्म हो जाता है और साओ इसी बात को लेकर यान से खूब लड़ाई करती है और कहती है अगर तुम्हें अपनी एक्स वाइफ से इतना ही प्यार था तो तुमने उसे डाइवोर्स क्यों दिया, तुम मेरी लाइफ में आए ही क्यों। अगर तुम्हें जिया से इतना प्यार था और तुम उसके साथ इतने खुश थे तो तुम मेरे लाइफ में क्यों आए, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद क्यों की। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमेशा मेरा भरोसा तोड़ा। तो यान साओ को समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो समझ रही है वैसा उसने कुछ भी नहीं किया, ना ही उसे धोखा दिया, ना ही उससे कोई झूठ बोला। पर साओ उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उस पर बरसने लगती है, जिस चक्कर में उसकी तबीयत पूरी तरह खराब हो जाती है। तो यान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। आगे साओ को होश आता है तो यान उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा उसके और जिया के बीच कुछ भी नहीं है। तो साओ कहती है अगर ऐसी बात है तो इस बात को प्रूफ करो। तो यान कहता है मैं इस बात को कैसे प्रूफ करूं। तो साओ कहती है मुझसे शादी कर लो, तब मुझे तुम पर पूरा यकीन हो जाएगा। तो यान जैसे ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और बिना जवाब दिए बाहर आ जाता है और अपना सारा गुस्सा दीवार पर निकालता है मुक्का मारकर, जिससे उसके हाथों में चोट भी लग जाती है और बेचारा खूब रोता है क्योंकि यान का दिल भी जानता है कि वो साओ के साथ खुश नहीं है और वो ना ही साओ के साथ शादी करना चाहता है, पर वो हालात के सामने कुछ कर भी नहीं सकता। आगे यान साओ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो साओ पूछती है मैंने तुमसे कुछ पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तुमने इसका जवाब नहीं दिया। तो यान कहता है एक बार तुम ठीक हो जाओ उसके बाद हम लोग इस बारे में सोचेंगे। तो साओ कहती है ठीक है।